हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑलमोस्ट जो भी आपकी सेल में प्रोसेस चल रहा है। तो जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। उसके अलावा हमारा जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारा डीएनए, इसको स्टोर करने का काम न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा इसको रेप्लिकेट करने का काम भी न्यूक्लियस करता है। सेल्स को इसी न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हम कैटेगराइज भी करते हैं। तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये सेल की सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है जिसे कि ये स्टोर और यूटिलाइज करने का काम करता है। यूटिलाइज मतलब रेप्लिकेशन करने का काम करता है। उसके अलावा हम सेल को डिवाइड भी करते हैं। अगर न्यूक्लियस है तो हम उसे यूकैरियोट, अगर नहीं है तो हम उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया क्या होता है न्यूक्लियस। इसके बाद चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल में देखा था। न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। जैसा अभी हमने पीछे बात की कि ये सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम उसका कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, जिसमें न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव का मतलब है कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो कि कवर रहता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री में देखा कि रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल्स में न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के शेप और नंबर की। तो न्यूक्लियस का जो कॉमन शेप होती है वो सर्कुलर होती है। तो इस तरह से न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स में, जिसमें प्लांट में, एनिमल सेल में हम इसी तरह का न्यूक्लियस देखते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमें ओवल यानी कि इस शेप का न्यूक्लियस दिखता है स्मूथ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स में। इसके अलावा ब्लड की कुछ सेल्स में, जैसे कि इओसिनोफिल में, हमें न्यूक्लियस बाइलोब्ड दिखता है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ट्राइलोब्ड हमें बेसोफिल सेल में दिखता है और मल्टीलोब्ड हमें न्यूट्रोफिल में दिखता है। इसके अलावा एक प्रोटोजोन होता है जिसका नाम है वॉर्टिसेला। उसमें हम न्यूक्लियस किस शेप का देखते हैं? हॉर्स शू शेप का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर का जो न्यूक्लियस है ये हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है वॉर्टिसेला। शेप के बाद बात आती है न्यूक्लियस के नंबर्स की। तो न्यूक्लियस ज़्यादातर सभी सेल में एक ही नंबर में होता है जिसे हम यूनी न्यूक्लिएट के नाम से जानते हैं। तो हर सेल में ज़्यादातर न्यूक्लियस सिर्फ एक ही मिलता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कि हम दो न्यूक्लियस देखते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट। पैरामीशियम में बाई न्यूक्लिएट न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ भी जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो इसी तरह पैरामीशियम में भी दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नंबर में जो थर्ड कैटेगरी आती है उसमें हमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, मैनी न्यूक्लियस, और इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट के नाम से जानते हैं। अब इस मल्टी न्यूक्लिएट में भी हमें दो कंडीशन दिखाई देती हैं। एक को हम बोलते हैं सिनोसिटिक और दूसरे को सिंसीशियल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले सिनोसिटिक हमें देखने को कहाँ मिलता है? ओपेलाइना में, और सिंसीशियल हम देखते हैं स्केलेटल मसल में। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सिनोसिटिक उन सिंगल सेल के न्यूक्लियस में जिसमें सेल डिवीज़न बार बार होता है लेकिन उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। तो सिनोसिटिक कंडीशन कहाँ होती है? जब एक सिंगल सेल का न्यूक्लियस बार बार सेल डिवीज़न से गुजरता है लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड नहीं करता, तब हमें ये मल्टी न्यूक्लिएट में सिनोसिटिक कंडीशन दिखाई देती है। जैसा आपको ओपेलाइना में दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे ये छोटे छोटे ऑरेंज कलर के जो हैं ये सब इसके न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सिंगल सेल का न्यूक्लियस डिवाइड तो कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म की वजह से, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं।
करते हैं। दूसरा जो मल्टी न्यूक्लिएट सिस्टम देखने को मिलता है वो हमें सिंसीशियल यानी स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारी यूनी न्यूक्लिएट सेल एग्रीगेट होकर एक सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट सेल बना लेती है, उसको हम सिंसीशियल कहते हैं। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल सेल में कई सारे फाइबर्स इकट्ठे होकर जो कि यूनी न्यूक्लिएट सेल होती हैं वो बनाती है ये स्केलेटल मसल सेल। तो हमें देखने को मिलती है स्केलेटल मसल सेल में सिंसीशियल कंडीशन, और मल्टी न्यूक्लिएट में सिनोसिटिक हमें ओपेलाइना में दिखाई देती है। तो ये बात हुई नंबर की, जिसमें हमने यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट की बात की। आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोजीशन क्या होती है। तो ज़्यादातर हमें जो न्यूक्लियस दिखाई देता है वो सेंट्रिक होता है, मतलब सेल के बिल्कुल बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है। तो ऐसा हम किस में देखते हैं? एनिमल सेल में देखते हैं। इसके अलावा कुछ अगेन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसमें हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है। जैसे अगर एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस की बात करें, मतलब जो कि सेंटर से हट जाता है, एक्सेंट्रिक, तो वो हमें प्लांट सेल में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होती है वो साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए न्यूक्लियस ये जो होता है ये साइड की तरफ खिसक जाता है। अब हमें जो पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, मतलब पेरिफेरी की तरफ अगेन एक साइड को खिसका हुआ है, बिल्कुल पेरिफेरी पर जो मिलता है वो हमें एडिपोसाइट सेल्स में देखने को मिलता है। तो ये कौन सी सेल होती हैं? ये फैट सेल होती हैं। एडिपोसाइट जो होती है इनमें फैट का रिजर्वोयर जो होता है जो बढ़ जाता है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इस साइड की तरफ खिसक जाता है। इसके अलावा हमें बेसल, मतलब सेल के बिल्कुल बेस पर भी न्यूक्लियस दिखाई देता है जो कि कॉलमनर सेल्स होती हैं। और यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल बेस पर जा चुका है। तो इस तरह से शेप, नंबर और पोजीशन वेरी करती है न्यूक्लियस की सेल टू सेल। तो हमने कई एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने ओवल भी देखा, बाइलोब्ड देखा, ट्राइलोब्ड देखा, मल्टीलोब्ड और इसके अलावा हॉर्स शू शेप्ड। अगर नंबर की बात करें तो वो भी वेरी करता है, यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। इसके अलावा अगर पोजीशन की बात करें तो वो भी न्यूक्लियस की कई तरीके से है, सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, पेरिफेरल और बेसल। तो ये थे न्यूक्लियस में शेप, नंबर और पोजीशन की बात। अब नेक्स्ट हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम 5 कंपोनेंट्स में रखकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला ये सेल ऑर्गेनेल है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में हमें कुछ स्पेस दिखाई देता है जिसे कि हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अभी इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक जस्ट ओवरव्यू के लिए न्यूक्लियस में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अंदर की तरफ चले, जैसे सेल के साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, एक फ्लूइड होता है, उसी तरह न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड फील्ड रहता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। फोर्थ कंपोनेंट की अगर बात करें तो सेल के अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर की एक बॉडी दिखाई देती है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में यहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये बाहर की तरफ ये जो मैरून कलर की है ये है मेम्ब्रेन। बीच बीच में ये हमें पोर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। थर्ड, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और फोर्थ, न्यूक्लियोलस, जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और लास्ट में हम देखते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जो कि हमारे सेल में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। ये ऑरेंज कलर के जो आपको थ्रेड से दिखाई दे रहे हैं ये है क्रोमेटिन फाइबर। तो शुरुआत करते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर की, और सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक बैरियर का काम करती है। अब इस बैरियर में जैसे प्रोटीन्स हैं या कोई सॉल्यूट्स हैं या आयंस हैं जो न्यूक्लियस के अंदर आने हैं या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से जाने हैं, उनके बीच में ये एक बैरियर की तरह काम करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम 2 मेम्ब्रेन देखते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा। एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की और इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ईआर के साथ यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस रहती है, मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी रहती है। जैसा आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे होगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाती है। अब इसकी जो सरफेस पे हमें राइबोसोम भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है इस पर भी राइबोसोम होते हैं, और न्यूक्लियर की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी हमें राइबोसोम दिखाई देते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सभी राइबोसोम हैं।
अब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। ये स्पेस कितना साइज होता है इसका? 10 to 50 नैनोमीटर। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब ये वाला जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है और इसका साइज होता है 10 to 50 नैनोमीटर। अब बात करते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड लेयर ही है। जो लेयर होती है इसके नीचे हमें कुछ प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जिनको हम लैमिन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन कलर की लेयर से दिखाई दे रही है ये है लैमिन प्रोटीन्स। तो ये लैमिन प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था तब देखा था कि लैमिन प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियस को सपोर्ट देने का काम करते हैं। मतलब न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करना और उसको सपोर्ट देने का काम ये लैमिन प्रोटीन करते हैं। इसके अलावा ये लैमिन प्रोटीन्स रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और दूसरी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ER के साथ यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस रहती है और उसकी सरफेस में हमें राइबोसोम दिखाई देते हैं। जबकि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो उस अंदर की तरफ हमें लैमिन प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जो कि न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं। अब जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे जाके फ्यूज होने लगती हैं तब वहाँ पर हमें न्यूक्लियर पोर बनते दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की। तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो जब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाती हैं और बीच में स्पेस बनाती हैं तो वहाँ पर बनते हैं न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स बास्केट लाइक apparatus है जिसे कि हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब अगर एक न्यूक्लियस में देखें यूकैरियोटिक सेल में तो 1000 से लेके और 10,000 तक इनका नंबर वेरी कर सकता है। तो एक न्यूक्लियस में हमें 1000 भी न्यूक्लियर पोर दिख सकते हैं और बात करें ज़्यादा से ज़्यादा तो 10,000 तक न्यूक्लियर पोर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में देखें तो हमें 30 डिफरेंट प्रोटीन्स दिखाई देती है जिन प्रोटीन्स को हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। अब अगर इसकी शेप की बात करें तो पोर का जो शेप होता है वो हमें ऑक्टागोनल दिखाई देता है क्योंकि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो 8 प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए शेप इसकी ऑक्टागोनल बन जाती है। तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें साइटोप्लाज्म की तरफ एक तरफ खुलता है ये न्यूक्लियर पोर और दूसरी तरफ ये खुलता है न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। तो इधर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा और इधर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो उधर एक रिंग प्रेजेंट होती है इस apparatus में जिसे कि हम साइटोप्लाज्मिक रिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ वही न्यूक्लियस की तरफ भी इसी तरह एक रिंग प्रेजेंट होती है और इसे न्यूक्लियर रिंग कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ फिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट कहते हैं और नीचे की तरफ न्यूक्लियस की तरफ हमें एक बास्केट दिखाई देती है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक बास्केट लाइक apparatus है जिसे हम न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कट करके दिखाया हुआ है तो इसीलिए आपको ये 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब 8 स्ट्रक्चर होते हैं और इसीलिए ये जितने भी स्ट्रक्चर मिलकर एक शेप बनाते हैं वो एक ऑक्टागोनल शेप होती है। अब नेक्स्ट हमें क्या दिखाई देता है? इसमें एक सेंट्रल ट्रांसपोर्टर जिससे कि होकर प्रोटीन्स या बिग साइज आयंस पास करते हैं। तो ये जो सेंट्रल ट्रांसपोर्टर होता है यही इसकी ओपनिंग होती है। मतलब अगर हम डायामीटर की बात करेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में तो उसकी डायामीटर 800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मतलब ये जो पूरा apparatus है इसकी डायामीटर 800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कोई पूछेगा कि न्यूक्लियर पोर की कितनी डायामीटर है तो वो 800 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन अगर सिर्फ ओपनिंग की बात करें जिससे जो आयंस प्रोटीन्स होकर इधर से उधर जाते हैं वो होते हैं 500 एंगस्ट्रॉम। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स 30 डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। ये एक ऑक्टागोनल शेप का स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर प्रोटीन के पाए जाते हैं वो 8 इन नंबर होते हैं। अब जो इसकी डायामीटर होती है वो 800 एंगस्ट्रॉम होती है और जो ओपनिंग होती है जिससे कि पास होते हैं आयंस और प्रोटीन्स वगैरह वो 500 एंगस्ट्रॉम होती है। ये पूरा जो apparatus होता है इसको हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक न्यूक्लियस में हमें 1000 से लेके 10,000 तक के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियर पोर्स दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर पोर में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स को समझा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, जिसमें हम एक पैसिव के नाम से जानते हैं और दूसरा सेलेक्टिव। तो पैसिव जो होता है वो हम जैसे पहले भी बात करते हैं कि डिफ्यूज़न के बेस पर ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आयंस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म से आ जा सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें सेलेक्टिव की, तो यहाँ पर कुछ सिग्नल प्रोटीन्स काम करती हैं। तो जो बड़े साइज़ के प्रोटीन है यह सभी आरएनए है, आरआरएनए, एमआर, टीआरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, उनको बाहर जाना होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर ये सेलेक्टिव प्रोसेस काम करता है और इसमें सिग्नल प्रोटीन्स काम करते हैं। तो दो तरह के प्रोटीन्स का ज़्यादातर नाम आता है इस ट्रांसपोर्ट में, एक को हम इम्पोर्टिन कहते हैं और दूसरे को एक्सपोर्टिन। तो ये दो तरह की प्रोटीन जो होती हैं ये काम करती हैं ट्रांसपोर्ट में, जो कि एक सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिवली और दूसरा सेलेक्टिवली। तो ये बात हो गई न्यूक्लियर पोर और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का अगर मटेरियल देखें तो ये एक कोलाइडल मटेरियल होता है जो कि इसमें फिल्ड रहता है, एक फ्लूइड होता है जिसका नेचर कोलाइडल होता है। ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है और इसकी पीएच की अगर बात करें तो पीएच इसकी 7.4 होती है, जो कि ±0.2 तक वेरी कर सकती है। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स की बात आती है? पॉलीमरेज, हेलिकेज, टोपाइसोमरेज, ये सब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके अलावा हमें कुछ आयंस भी दिखाई देते हैं जिसमें बात आती है मैग्नीज और मैग्नीशियम आयंस की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में कोलाइडल मटेरियल है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, पीएच 7.4 ±0.2 हो सकती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, पॉलीमरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें एक डेंस बॉडी भी दिखाई देती है जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियोलस। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियोलस की सबसे पहले डिस्कवरी की थी फॉन्टेना ने ईल की सेल्स में। इसको जो टर्म न्यूक्लियोलस है वो दिया था बाउमैन ने। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ हमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती। न्यूक्लियोलस का जो अपीयरेंस होता है वो ग्रेनुलर होता है, तो इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो ऑर्गेनाइज होती है वो क्रोमोसोमल रीजन्स के अराउंड ऑर्गेनाइज होती है और इन रीजन्स को हम कहते हैं NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में मेनली हमें 3 पार्ट दिखाई देते हैं या 3 कंपोनेंट दिखाई देते हैं। सबसे बाहर वाला कहलाता है ग्रेनुलर कंपोनेंट। तो ये है GC जिसे हम ग्रेनुलर कंपोनेंट कहते हैं। उसके अंदर की तरफ चले तो ये जो आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है ये है DFC यानी कि डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। उससे अंदर की तरफ एक और इसका पार्ट होता है जिसे हम फिब्रिलर सेंटर या FC कहते हैं। तो ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको ये होता है FC। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो जो सबसे बाहर की तरफ होता है यानी कि ग्रेनुलर कंपोनेंट, उसका क्या काम होता है? उसमें राइबोसोमल की आपको बहुत सारी सब यूनिट दिखाई देंगी जो कि असेंबली की वेरियस स्टेजेस में होती हैं। जैसे हमें पता है कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये मिलकर बने होते हैं RRNA और प्रोटीन से। तो इसमें भी RRNA के कई सारे जैसे 50S, 60S इस तरह से RNA के कई सब यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो होता है ये GC में हमें ये सभी सब यूनिट और कुछ प्रोटीन्स दिखाई देती हैं। उसके अंदर की तरफ चले तो हमें ये DFC दिखाई देता है। तो ये DFC का क्या काम होता है? तो DFC में हमें देखने को मिलता है नेसेंट प्री RNA की ट्रांसक्रिप्ट और कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। सबसे अंदर की तरफ ये जो फाइब्रिलर कंपोनेंट होता है या फाइब्रिलर सेंटर होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है DNA जो कि कोड करता है राइबोसोमल RNA को। तो ये बात हुई GC, DFC और FC की। तो ये 3 कंपोनेंट हमें न्यूक्लियोलस में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस और स्टोरेज दोनों का काम होता है। तो न्यूक्लियोलस जिसमें कि हमें कोई मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती, ये ऑर्गेनाइज होती हैं क्रोमोसोमल रीजन के अराउंड जिन्हें हम NOR यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्रेनुलर होती है, जिसमें कि बाहर वाला जो कि ये ग्रेनुलर कंपोनेंट है ये सबसे ज़्यादा ग्रेन्यूल्स हमें यहीं दिखाई देते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस होती है इसके 3 पार्ट हम देखते हैं। एक FC जिसे हम फाइब्रिलर सेंटर कहते हैं, दूसरा DFC जिसे डेंस फाइब्रिलर,
और सबसे बाहर की तरफ हमें ग्रेनुलर कंपोनेंट दिखाई देता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम है सिंथेसिस और स्टोरेज आरआरएनए के करना। तो ये बात हुई न्यूक्लियोलस की। अब हम बात करेंगे ये जो क्रोमेटिन फाइबर या फिर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसकी। न्यूक्लियस में प्रेजेंट हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये ऑरेंज कलर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन टर्म दिया था फ्लेमिंग ने। अब ये क्रोमेटिन फाइबर होता क्या है? तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो जो डीएनए होता है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल्स में ही बात करें तो डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर तक हो सकती है। इतने लंबे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट होना और उसको एंटेंगल होने से बचाना, साथ ही साथ उसके रेप्लिकेशन के लिए भी उसको अवेलेबल रखना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर बात आती है कुछ प्रोटीन्स की जिनकी हेल्प लेकर डीएनए इस तरह से कंडेंस होता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके। तो कंडेंस होने का क्या मतलब है कि डीएनए इन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो जाता है। तो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? तो ये प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, जिनके ऊपर डीएनए रैप होकर अपने आप को इस तरह से कंडेंस करता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके, साथ ही साथ वो एंटेंगल ना हो और रेप्लिकेशन के लिए भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है क्रोमेटिन फाइबर। अब डीएनए क्योंकि इसके ऊपर रैप हो रहा है इसीलिए एंटेंगल होने से भी बचा रहता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए को हेल्प करती हैं न्यूक्लियस के अंदर फिट होने के लिए। तो अगर अब हम एक इंटरफेस में जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस में इस क्रोमेटिन फाइबर को देंगे तो हमें क्रोमेटिन फाइबर दो फॉर्म में दिखाई देता है। एक हमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के पास ये काफ़ी डेंसली पैक्ड दिखाई देता है, जबकि अगर हम इधर अंदर की तरफ बात करें तो ये काफ़ी लूजली पैक्ड रहता है। तो यहाँ पर ये जो डेंसली पैक्ड और लूजली पैक्ड डीएनए होता है क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में, इसको हम इंटरफेस की सेल में क्लियरली स्टेन कर देख सकते हैं और इसी बेस पर हम इसे दो टाइप्स में भी रखते हैं। तो इंटरफेस वो फेस है सेल्स की जब कोई डिवीजन सेल में नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें ये क्रोमेटिन फाइबर दो स्टेट में दिखाई देता है, एक होता है हीट्रोक्रोमेटिन और दूसरा यूक्रोमेटिन। अगर इस इंटरफेस में हम इस क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं तो वो पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा स्टेन ले लेता है वो कहलाता है हीट्रोक्रोमेटिन, यानी कि हमें काफ़ी डार्क दिखता है, और दूसरा पार्ट जो कि लाइटली स्टेन होता है वो कहलाता है यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पर हीट्रोक्रोमेटिन जो पार्ट होता है जो काफ़ी डेंसली पैक्ड होता है ये लेस एक्टिव डीएनए है, मतलब इसमें प्रेजेंट जो डीएनए होता है वो एक्टिव नहीं होता, मतलब वो जीन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करते। वहीं अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन लेता है और ये लूजली पैक्ड रहता है। तो यहाँ पर आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये है यूक्रोमेटिन और इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये काफ़ी लूजली पैक्ड है। तो ये जो डीएनए है ये अवेलेबल रहते हैं रेप्लिकेशन के लिए और ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और ये एक्टिव जीन कहलाते हैं। वहीं अगर हीट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये काफ़ी डेंसली पैक्ड डीएनए होता है, इसमें एक्टिव जीन नहीं होते। तो यहाँ पर हीट्रोक्रोमेटिन को भी हम दो पार्ट में रखते हैं, एक फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमेटिन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन। तो फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमेटिन की अगर बात करें ये वो पार्ट है डीएनए का जो कि थोड़े टाइम के लिए कभी कभी एक्टिव रहता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करें तो ये कभी भी एक्टिव ना होने वाला जीन टाइप है। तो इसमें जो प्रेजेंट जीन होते हैं ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो ये बात हुई इंटरफेस में प्रेजेंट क्रोमेटिन की। इसके अलावा जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो ये क्रोमेटिन और भी ज़्यादा डेंसली पैक्ड हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेते हैं। क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शंस हम ज़्यादातर देख चुके हैं न्यूक्लियस क्या परफॉर्म करता है, एक बार इनको वाइंड अप कर लेते हैं। तो फंक्शन जो सबसे पहले बात आती है, न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो स्टोर करने का काम न्यूक्लियस का है। उसके बाद न्यूक्लियस जितनी भी सेल की मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है और सेल की जो एक्टिविटी होती है उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो सेल की मेटाबॉलिज्म और सारी सेलुलर एक्टिविटी न्यूक्लियस के द्वारा ही रेगुलेट होती हैं। इसके बाद हमने देखा था जब न्यूक्लियोलस देखी थी तो वहाँ पर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ न्यूक्लियस में हम कह सकते हैं कि ये साइट है फॉर्मेशन की राइबोसोम की, जो कि यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है।
इसके बाद न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन्स जो होते हैं जितने भी बनते हैं, एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि सेल की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर सारे mRNA, tRNA सभी बनते हैं और वो जाकर सेल में इनको प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सिंथेसिस होती है उनकी, उसको डायरेक्ट करने का काम न्यूक्लियस का है। तो यहाँ पर जो लास्ट फंक्शन हम देखते हैं वो है सेल का डिफरेंशिएशन करना। वो भी सर्टेन जीन्स को ऑपरेट करके न्यूक्लियस ही ये काम करता है। तो न्यूक्लियस के फंक्शन में जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना है, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है। ये साइट फॉर फॉर्मेशन है राइबोसोम का। न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है प्रोटीन्स, एंजाइम्स और जो भी केमिकल बनते हैं सेल की ज़रूरत के लिए उनको, और सेल की ग्रोथ और मेंटेनेंस को भी रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा सेल का डिफरेंशिएशन कुछ जीन्स को ऑपरेट करके और कुछ जीन्स को साइलेंस करके। तो ये सभी काम न्यूक्लियस के हैं। तो इसके बाद हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि न्यूक्लियस की वेरियस शेप, साइज़ और नंबर होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमने बाहर से देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ लमिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को देखा जिसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की और ट्रांसपोर्ट की बात की। फिर हमने न्यूक्लियोप्लाज्म देखा था और न्यूक्लियोलस को देखा जो कि आरएनए को सिंथेसाइज और स्टोरेज करने का काम करती है। उसके बाद हमने सबसे अंदर की तरफ ही क्रोमेटिन फाइबर डिस्कस किया जिसमें हमने यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन को देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।